हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या खास घटित हुआ था, उनमें से कुछ खास बातें हम कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 18 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। NCERT chief says changes in textbook on Ayodhya dispute as per Supreme Court order। NCERT के प्रमुख ने कहा है कि अयोध्या विवाद पर पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही हुआ है। NCERT की बुक्स तो आपने बखूबी पढ़ी ही होंगी, और इसके चीफ कौन है वर्तमान में, तो नाम है उनका दिनेश सकलानी। तो दिनेश सकलानी ने कहा है ये कि जो भी बदलाव है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक किए गए हैं। दिनेश सकलानी सेज चेंजेस वर मेड बाय एक्सपर्ट्स एज बुक्स डू नॉट वांट टू क्रिएट वॉयलेंट डिप्रेस्ड सिटीजन्स। इनका कहना है कि ये जो बदलाव हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इन पुस्तकों में हिंसात्मक, उदासीन ये न्यूज नहीं देना चाहते, या फिर इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। वो इस प्रकार के नागरिक तैयार करना नहीं चाहते हैं। पाठ्यक्रम के नवीनतम एडिशन की बात करें, लेटेस्ट एडिशन में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है। इस बाबरी मस्जिद को इसमें 3 गुंबदों वाली एक संरचना कहा है, ठीक है ना। 3 months after the National Council of Educational Research and Training dropped references from multiple places of Babri Masjid demolition and given added emphasis to the Ram Janambhoomi Temple movement in its class 12th political science textbook। तो ये जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस के कई स्थानों से संदर्भों को हटाने और कक्षा 12th की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन पर अधिक जोर देने के 3 महीने बाद NCERT के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा है कि ये जो बदलाव हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि ये पुस्तकें
हिंसक उदास नागरिकों को तैयार करना नहीं चाहती हैं। इसी वजह से तो अब आपको ये बातें समझनी है। ये कौन है? यही तो हैं दिनेश सकलानी, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक, एनसीईआरटी चीफ। तो आपको पता है अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये विवाद काफी लंबे समय तक चला और आखिरकार ये अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है अयोध्या में बने राम मंदिर के संदर्भ में। ये पॉइंट आप पढ़ के देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सहयोग से नागर शैली में किया गया था। आप कहेंगे जी हां, ये बिल्कुल ठीक बात है, नागर शैली में ही बना है ये मंदिर। भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मंदिर निर्माण शैलियां हैं? तो आप कहेंगे 3 हैं। उत्तरी भारत की जो शैली है उसे हम कहते हैं नागर शैली, और अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश हमारे उत्तरी भारत का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में ही होगा। और जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो उसे हम द्रविडियन शैली कह देते हैं। मंदिर निर्माण की शैली दक्षिण भारत में कौन सी है? द्रविड़ शैली। प्राचीन इतिहास की जब आप बात करेंगे, प्राचीन इतिहास में आपने मंदिरों के बारे में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो जो मंदिर थे ज्यादातर द्रविड़ शैली में ही बने थे दक्षिण भारत में। और एक शैली इन दोनों की मिश्रित शैली कहलाई जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम नाम देते हैं वेसर शैली का। दोनों की मिश्रित शैली होती है वेसर शैली। तो अभी जो ये मंदिर बना है ये नागर शैली में बना है, जो कि उत्तर भारत की मुख्य मंदिर निर्माण शैली है। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई थी। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। आपने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखा होगा, यदि आपने वहां जाकर भी उस कार्यक्रम को देखा है तो भी आपने उस मूर्ति को तो जरूर देखा होगा, कितनी दिव्य मूर्ति वो लग रही थी। और इस मूर्ति के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। तो तीनों पॉइंट ही ठीक लिखे हुए हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई 141 फीट है। ये सारी ही सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो अगर आपने उपरोक्त सभी टिक किया है तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जब हम बात करते हैं इस अयोध्या में किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए, किस प्रकार से ये संपन्न हुआ, धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां पर कार्य हुआ, सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो यहां पर कार्य हुआ, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो ही जाती हैं। जाहिर सी बात है पर्यटन की दृष्टि से यहां पर अर्थव्यवस्था इनकी मजबूत होगी ही होगी, लोग वहां पर घूमने जाएंगे। ठीक है। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल निभा रहे थे, उसी समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उस हवाई अड्डे का नाम भी बदल दिया गया। मतलब बदला तो नहीं गया, उसका नाम रखा गया, क्योंकि अभी तो वो बनवाया गया था। तो आप इस हवाई अड्डे का नाम बताइए, क्या नाम रखा गया है उसका? तो नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो आपको बखूबी पता ही है। ये कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण में भगवान राम के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया है। पूरे विश्व को भगवान राम के बारे में बताने का श्रेय जाता है वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि। और इन्हीं के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। अब पूरे विश्व को यह पता चलेगा कि महर्षि वाल्मीकि नाम के कोई व्यक्ति हुए थे, है ना, भारत में। तो ये पॉइंट आपको कवर हो गया। हालांकि अभी जैसे पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा था लोकसभा का चुनाव, स्पेशली यहीं, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव 2024 में। और ये जो सीट है यहाँ की, कौन सी सीट है? तो
ये अयोध्या उसी के अंतर्गत आता है। यहां से बीजेपी की हार हुई है उस लोकसभा क्षेत्र से। हालांकि स्पेसिफिक अयोध्या की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर जो बीजेपी को वोट ज्यादा मिले हो, ठीक है ना। लेकिन इस लोकसभा सीट से बीजेपी की हार हुई तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था कि हमने तो मंदिर बनवाया लेकिन हमें वहां से जीत हासिल नहीं हुई। चलो वो तो एक अलग विषय है। हमें चलना है नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूक्रेन पीस समिट एंड्स विद होप। इंडिया वाज ए नोटेबल वॉइस अमोंग दोज हु डिड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन एक उम्मीद के साथ समाप्त हुआ है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने वालों में भारत भी एक उल्लेखनीय आवाज था। और ये जो समिट है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, कितने दिन तक चला? तो ये 2 दिन का शिखर सम्मेलन था। इसमें कई देशों ने भाग लिया, ठीक है। एट द बर्जनस्टोक रिजोर्ट इन स्विट्जरलैंड एंडेड ऑन संडे with participant hoping for an end of the war between Moscow and Kyiv। मॉस्को किसकी राजधानी है? तो रूस की राजधानी है। और कीव किसकी राजधानी है? यह है यूक्रेन की राजधानी। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी एक दिन। इसी ही उम्मीद के साथ ये शांति शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और इस युद्ध के अंत की उम्मीद जताई जा रही है। 100 में से 80 देशों और 4 संगठनों ने, भाग लेने वाले प्रतिमंडलों ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर विचार किया और किस प्रकार से इस पॉइंट से हम एक आउटपुट निकाल सकते हैं, एक बेहतरीन सामंजस्य बिठा सकते हैं। इन पर चर्चाएं हुई और उन्होंने अपनी इस विज्ञप्ति पर भी साइन किए, ठीक है ना। तो अब हम एक आपसे फोटो साझा करना चाहते हैं। यहां पर ये आप उस समिट की कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे। यहां पे लिखा भी हुआ है ना, समिट ऑन पीस ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन में शांति आ जाए। और यहां पर चलो बता देते हैं, ये हैं घाना के राष्ट्रपति नाना अडो डंकवा अकुफो अडो, ये इनका नाम है। यहां पे जब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, ये हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जिनका नाम है उर्सुला वान डेर लेन। जब हम बात करें स्विस संघीय राष्ट्रपति की, स्विस संघीय राष्ट्रपति, तो इनका नाम है वियोला एम हर्ड, ठीक है ना। और आप फोर्थ पॉइंट पे एक फोटो देख पा रहे होंगे, ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जहां पर ये विवाद चल रहा है रूस के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। और फिफ्थ फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं चिली के राष्ट्रपति, चिली, इनका नाम क्या है? चिली के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? गैब्रियल बोरिक। और ये फोटो तो आपने बहुत बार देखी होगी, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। तो ये शिखर सम्मेलन में अपने विचार रख रहे थे और विचारों को एक सम्मिलित करते हुए फाइनली निष्कर्ष यही निकला कि चलो हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की समाप्ति के बाद शांति स्थापित कर ही लेंगे। अब आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन बताना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में, पीसीएस में, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइएगा, यूक्रेन निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? अगर आपको इस क्वेश्चन में यह पता है कि यूक्रेन किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा 1 सेकंड में ही कवर कर जाएंगे। जल्दी से बताएं। मैंने इस प्रकार से ही ये पॉइंट जानबूझकर लिखे हैं। जो यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ जॉर्जिया सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि दूसरा पॉइंट इसमें से क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो पहले पॉइंट में क्या है? 2 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता।
सी में 2 आया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता, और डी में भी 2 लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया था, और अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो अति उत्तम। यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया हैं। ठीक है ना। यहां यहां पर आप इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपका यूक्रेन। यूक्रेन को आप देख पा रहे होंगे। यूक्रेन के इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रहा आपका ये रूस। रूस का हिस्सा हुआ करता था कभी ये यूक्रेन। ठीक है। यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जब रूस का विघटन हो गया तो बाद में फिर ये इसका अलग से एक देश बना। इस यूक्रेन के पूर्व में देखेंगे तो आपको बेलारूस दिखाई देगा, और अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे उत्तर पश्चिम में तो पोलैंड दिखाई देगा। यहां पर आपको स्लोवाकिया, हंगरी, मालदोवा और रोमानिया, ये जो कंट्री हैं ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती हैं। और जॉर्जिया की जब बात करते हैं तो जॉर्जिया यहां पर है, और जॉर्जिया यूक्रेन के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता है। ये रहा जॉर्जिया। तो आपको बस सिंपल सा यही पता करना था कौन सा इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता। अति उत्तम। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप यहां पर देखने का प्रयास करेंगे यूक्रेन। यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसकी राजधानी कीव है, और ये यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है। इसने 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने संसद भवन में एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। प्रेरणा स्थल नाम से ही पता चल रहा है ऐसा स्थल जहां से हमें प्रेरणा मिले, यानी कि कोई इन्होंने ऐसा स्थल बनाया होगा जहां पे जो पुराने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फोटो लगी होगी। हमारे भारतीय राजनीतिज्ञ जो बहुत बेहतरीन रहे होंगे इतिहास में, उनकी वहां पर मूर्तियां लगाई होंगी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये स्थल हमारे सभी के लिए प्रेरक रहेगा। इसकी सराहना भी की। इसकी सोच के पीछे एक सराहना करते हुए उन्होंने ये अपना वक्तव्य भी रखा। और साथ में इस पहल का उद्देश्य क्या है? क्यूआर कोड का प्रयोग करते हुए आधुनिक तकनीक की आसान पहुंच हो, और ऐतिहासिक जो हमारी हस्तियां हुई उनके जीवन के बारे में हम पढ़ सकें। तो वहां पर क्यूआर कोड लगे हैं। आप गूगल के माध्यम से अगर स्कैन करेंगे तो उनके बारे में आपको पता लग जाएगा। एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगी। ऐसा ही एग्जाम्पल आपने हमारे G20 कार्यक्रम में देखा होगा। उस G20 में हमारे भारत ने अध्यक्षता की थी उस समय, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अभी इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया है प्रेरणा स्थल। यहां पर ये आप देख रहे होंगे प्रेरणा स्थल का ये उद्घाटन कर रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका अहम योगदान था हमारे भारत के संविधान बनाने में, है ना। सभी का सहयोग रहा लेकिन इनका अहम योगदान माना जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। और ये आप यहां देख पा रहे होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो हैं भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में रहे। एक अच्छे नेता, एक अहिंसावादी नेता। ठीक है। और इनका तो एक युग माना जाता है जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस उद्घाटन समारोह में आपको यहां पर पहली फोटो में दिखाई दे रहे हैं जगदीप धनखड़, जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं ओम बिरला। ओम बिरला जो है ना,
अभी तक आप मान के चल सकते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चयन किया जाना है 20 जून को पता चलेगा। आज क्या है, 18 जून है, तो 20 जून को पता चल जाएगा कि हमारी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में तो इन्होंने कार्यभार संभाला ही है। अभी भी आप मान के चल सकते हैं कि ये अध्यक्ष की भूमिका में ही हैं। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस न्यूज को कवर करते हुए इनको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही लिखा है अपनी न्यूज में। ये कौन है, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इनको भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट में जगह मिली है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। आप सभी को पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा बी ऑप्शन तो आपका ठीक रहेगा। अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ही होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और जब हम बात करें अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को कार्यालय में अगर कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उस समय उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। और इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का उपराष्ट्रपति, जब हम भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। वहीं जब हम बात करें राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 6 साल का होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के सभापति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोनों में यह डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये आपकी कक्षा का पहला पार्ट संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है। यदि आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली ये कक्षा पहले मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के दूसरे भाग की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज क्या खास है उसी के बारे में बातें कवर करेंगे। आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। क्या है आज, 18 जून। हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस क्यों मनाया जाता है? ये बात है 1946 की। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। उन्हें इस बात को लेकर प्रेरित किया कि हमारी आजादी तो अब नजदीक है और आपको भी भरसक प्रयास करना है कि पुर्तगालियों को भी वहां पर खदेड़ दिया जाए। आप सभी को पता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। हालांकि दुख इस बात का रहा कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया,
लेकिन आजादी के बाद भी 1947 के बाद भी ये पुर्तगाली यहां से नहीं गए थे। तो फिर क्या है, पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप चलाए गए और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण कर दिया और पुर्तगालियों पर आधिपत्य जो था, अब उस आधिपत्य से गोवा को मुक्त भी करवा लिया और फिर भारत को एक नया क्षेत्र मिला गोवा, और गोवा को फिर हमने अपने भारत में शामिल कर दिया। तो ये जो गोवा है 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। तो जब हम इसके इतिहास की बात कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति आया था, वास्को डी गामा। ठीक है ना, वास्को डी गामा कैप ऑफ कॉमेरिन जो है वहां से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका का जो स्थल है ना, तो इस तरीके से आता आता वो हमारे केरल के कालीकट नामक जगह पर पहुंचा। शुरुआती दौर में उनका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर व्यापार करेंगे, बाद में वो वहां पर रहने लगे और फिर करते करते एक पुर्तगाली गवर्नर हुआ था, उसी ने गोवा को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है ना, उसका नाम था अल्फांसो ड अल्बुकर्क। 1510 की बात है। तो 1510 से लेकर 1961 तक ये इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहा। आखिरकार 1961 में भारतीय सेना के द्वारा गोवा हमें मिला। तो गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून 1946 को एक शुरुआत की गई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। उन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, गोवा क्रांति दिवस। अब हम चलते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है। तो आज चलते हैं जिनकी जयंती है उनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम आपने जरूर सुना भी होगा। इनका नाम है सी विजय राघवा चेरियार। आप सभी को पता है ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। सी विजय राघव चेरियार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी बताएं। अगर इसमें आप पहले पॉइंट के बारे में देखो, 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित विष्णु नारायण धर। तो ये पॉइंट तो हो नहीं सकता। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की बात करते हैं तो इसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम आता है श्रीमती एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। और 1919 के अगर हम बात करें, 1919 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम किसका आता है? तो नाम आता है पंडित मोतीलाल नेहरू का। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? सी विजय राघव चेरियार। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया होगा तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1920 में जो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ, यानी कि इनका जो कार्य करने का तरीका था उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, सी विजय राघव चेरियार के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 18 जून 1852 को। नाम से आपको पता चल गया होगा ये दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत के कौन से राज्य से आते हैं? ये तमिलनाडु। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल को हुई थी, 19 अप्रैल 1943। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कहा जाता है कि इन्होंने कई संस्थाएं शुरू की, उनके माध्यम से
अपने देश के लिए ये कार्य करते रहे। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था, उस समय में भी ये कहा जाता है कि इन्होंने खूब विरोध किया, लेकिन फिर भी क्या है, वो स्वीकार कर लिया गया था और उसकी शुरुआत भी हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं सी विजय राघव चेरियार के संबंध में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दादा धर्माधिकारी। दादा धर्माधिकारी। धर्मा, एक सेकेंड। दादा धर्माधिकारी का जन्म आज ही के दिन हुआ और ये एक बेहतरीन लेखक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी, लेखक। तो आज इनकी जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 18 जून 1899 को हुआ था। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में इनका जन्म हुआ। 1 दिसंबर 1985 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार भी किया गया था। क्या आप ये बता सकते हैं कि दादा धर्माधिकारी का मूल नाम क्या था? जल्दी से आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, इनका मूल नाम क्या था। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं ये। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा सी, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शंकर त्र्यंबकम इनका मूल नाम था। और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी अगर हम बात करें तो श्री नारायण मल्हार जोशी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 के आसपास में एक लीग की स्थापना की थी, जिसे हम कह देते हैं सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? श्री नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में। गोपाल हरि देशमुख के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। परमहंस मंडली। और काशीराम नाम के 2 व्यक्ति हुए इतिहास में, आपको इनके बारे में पता भी होगा। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। उस समय काशीराम भी उनके साथ में थे। एक तो वो काशीराम थे और एक काशीराम वो थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, जिसे हम बीएसपी कह देते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान सुप्रीमो कौन है इस पार्टी की? तो बहन मायावती का नाम आता है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बीएसपी यानी कि बसपा के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम जी का नाम आता है। तो वो अलग थे, ये अलग हैं। वैसे मैंने नाम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, तो आपको इसमें समझना है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा रहे, इनको गिरफ्तार भी कर लिया था और इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई। अगर हम बात करें रचना, एक का नाम आता है समग्र, एक सेकंड रुकिए, समग्र सर्वोदय दर्शन। ये इनकी कृतियां हैं, तो ये दादा धर्माधिकारी के द्वारा लिखी गई हैं। और कहा जाता है कि इनकी एक और रचना भी थी, क्रांति शोधक। ये पॉइंट आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम अगर आपने सुना हो तो इनका नाम है के एस सुदर्शन। के एस सुदर्शन। ये आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक रहे। आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो आरएसएस का ही मुख्य योगदान है बीजेपी पार्टी के निर्माण में। और बीजेपी पार्टी वर्तमान में केंद्र सरकार में बनी हुई है और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी इसी आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता रहे, उसके एक प्रचारक रहे। तो थोड़ा सा हम इस आरएसएस के बारे में बातें कर लेंगे।
इस आरएसएस की बात करते करते मैं आपको थोड़ा सा पार्टी के बारे में बता दूंगा, किस प्रकार से ये बीजेपी सत्ता में आई या इसका इतिहास क्या रहा। 18 जून 1931 को के एस सुदर्शन का जन्म हुआ था और उस समय तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन अब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है एरिया। और इनकी मृत्यु 15 सितंबर 2012 को हुई थी रायपुर में, वो भी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक थे। आरएसएस के सबसे बड़े मुखिया को कहा जाता है सरसंघ चालक। इस आरएसएस की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, दशहरे के दिन। ठीक है ना, दशहरे के दिन। और इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये फोटो, ये जो बैठे हैं इनका नाम है डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। इन्होंने ही स्थापना की थी 1925 में, और शुरुआती दौर में ये इनके साथी कार्यकर्ता थे जिन्होंने सहयोग दिया था इस आरएसएस की स्थापना में। ये आप यहां देख पा रहे होंगे, पहले सरसंघ चालक, सरसंघ चालक। और वर्तमान की दृष्टि से कौन है, तो वर्तमान में है डॉक्टर मोहन राव भागवत, सरसंघ चालक। ठीक है, इनके बीच में अगर हम बात करें 4 और सरसंघ चालक रहे थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें कौन कौन थे वो, तो डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार के बाद में कौन बने थे, तो नाम आता है गुरुजी का, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। इनका मूल नाम था डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। तो ये दूसरे थे। तीसरे नंबर पे जो बने उनका नाम लिया जाता है बाला साहब देवरस, बाला साहब देवरस, ये तीसरे सरसंघ चालक हुए। और चौथे सरसंघ चालक की बात करें तो नाम आता है रज्जू भैया, इनका वैसे नाम राजेंद्र था, और ये रहे 4th। और 5वें मैंने आपको बता ही दिया, आज इनकी क्या है, जयंती है, सुदर्शन। ठीक है ना। और छठे और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सरसंघ चालक हैं मोहन राव भागवत। ऐसा कहा जाता है कि 2009 में स्वेच्छा से ये पद मुक्त हो गए थे सुदर्शन, और उनके बाद में सरसंघ चालक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, अभी मोहन राव भागवत जो वर्तमान के सरसंघ चालक हैं। तो जब हम बात करते हैं इस बीजेपी के बारे में, इस बीजेपी की जड़ें जो हैं इसी आरएसएस के साथ मेल खाती हैं। किस प्रकार से, तो जब मैंने आपको बताया दूसरे सरसंघ चालक के बारे में, दूसरे सरसंघ चालक कौन थे, डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। इन्हीं की मदद से क्या हुआ था, इन्हीं की मदद से स्थापना हुई थी जनसंघ की। जनसंघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो जनसंघ के संस्थापक जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना, वो गुरुजी के पास गए, उन्हीं के साथ सलाह मशवरा किया और फिर जनसंघ की स्थापना की गई थी। करते करते आपको पता है, जब पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, पहला लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में इस जनसंघ को केवल 3 सीटें आई थी, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी और 1 राजस्थान से। करते करते फिर आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में रही। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो आपातकाल लागू कर दिया गया, इमरजेंसी लागू कर दी गई। उस समय जो विपक्ष में पार्टियां थी, सभी ने ऐसा सोचा कि चलो हम इकट्ठे हो जाते हैं, और विपक्ष अगर मजबूत होगा तो हम इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा सकते हैं। इसी वजह से जनसंघ के लोग इकट्ठे हुए। चौधरी चरण सिंह जो कि लोकदल के नेता थे वो भी आए, बाबू जगजीवन राम और भी कई लोग साथ में इकट्ठे हुए, और उन्होंने फिर क्या किया, जनता पार्टी की सरकार बनाई।
1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई इस जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इस जनता पार्टी में सदस्यता को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, मतभेद शुरू हो गया। उनका कहना था कि या तो आप जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं या फिर जो आरएसएस से आए हैं इस जनता पार्टी में, या फिर आरएसएस के बन के रहिए या फिर इस जनता पार्टी के बन के रहिए। तो जो जनसंघ के थे, यानी कि एक प्रकार से आप आरएसएस के कह सकते हैं, जिनमें नाम था उस समय अपने अटल बिहारी वाजपेयी का और उनके साथ थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आरएसएस की सदस्यता नहीं त्याग सकते और अगर आप चाहें तो हम जनता पार्टी को छोड़ देंगे, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो। करते करते इन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दिया। मोरारजी देसाई वाली जो सरकार थी वो गिर गई और फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने आरएसएस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद से, और ये चौधरी चरण सिंह लोकदल के नेता थे। फिर बाद में 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी की स्थापना कर दी गई, 6 अप्रैल 1980 को। किसके द्वारा? तो नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे और आडवाणी जो थे वो इसके दूसरे अध्यक्ष बने। कई बार उन्होंने अध्यक्षता की थी बीजेपी की, बहुत बार लाल कृष्ण आडवाणी को। 2024 में भारत रत्न भी दिया गया, आपको पता है। अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये चित्र देखा भी होगा, इनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह भारत के बहुत ही बेहतरीन एक धावक थे, एक एथलीट थे, बहुत ही बढ़िया। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ, ठीक है ना। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसके बाद में इनके बारे में बातें कवर करेंगे। मिल्खा सिंह के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा। पहला पॉइंट देखो, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को तत्कालीन पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ था। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये 1929 में तो भारत को आजादी नहीं मिली थी, यानी कि पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था। तो ये गोविंदपुरा अब वर्तमान की दृष्टि से कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान में आता है, वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। तो उस समय इनका जन्म यहीं पे हुआ था। और जब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कहां पे हुई, तो आज ही के दिन हुई थी चंडीगढ़ में, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है। मिल्खा सिंह ने कार्डिफ वेल्स में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में स्वर्ण पदक जीता था। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कॉमनवेल्थ का आयोजन 1958 में वेल्स के कार्डिफ में किया गया था, वहां पर इन्होंने भारत के लिए ये जीत हासिल की। मिल्खा सिंह पूरे विश्व में फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइंग सिख का खिताब इनको पाकिस्तान की तरफ से मिला था और उस समय वहां पर एक आयोजन किया गया था खेलों का, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान के एक आयूब खान नाम के राष्ट्रपति थे, फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा कि आज आप इस खेल में दौड़े नहीं बल्कि उड़े हैं, इसी वजह से इनको नाम दे दिया फ्लाइंग सिख। उसके बाद से ये फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं के सम्मान में हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2 दिसंबर 2021 को मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन भी किया गया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, अति उत्तम। और चारों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल खट्टर थे। जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम आएगा नायाब सिंह सैनी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की कैबिनेट में इनको
एक मौका मिला है कैबिनेट मंत्री बनने का। कौन सा प्रभार इनको मिला है? ऊर्जा, ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये हुई बातें मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था गोविंदपुरा में, जो वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए जो पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है। और 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि है। हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके नाम पर एक मूवी भी बनी है। उससे पहले आप इनके बारे में देखेंगे कुछ उपलब्धियां। तो ये मैंने एक न्यूज़पेपर से उठाई है। ठीक है, तो उसी की क्रॉपिंग है ये। तो उन्हीं को समर्पित है ये। ईटीवी भारत के नाम से एक वेबसाइट है, तो उनकी फोटो उठाई है हमने, उनको समर्पित भी कर दी है। ठीक है ना? तो डेडिकेशन उन्हीं का है, उन्होंने ये बनाई है। तो मिल्खा सिंह की उपलब्धियां यहां पर लिखी गई हैं। 1958 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 200 मीटर दौड़ में। 1958 में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर दौड़ में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 1958 में हुए थे वेल्स में, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 440 यार्ड में। एशियन गेम 1962 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल इन्होंने 1962 के एशियन गेम में जीता। ठीक है ना? 4x400 मीटर रिले, यानी कि 1600 मीटर दौड़ में। और कलवर नेशनल गेम्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 400 मीटर में। तो बहुत ही बेहतरीन एथलीट रहे हैं हमारे भारत के। और इनको वैसे लोग भूलने ही लगे थे। आजकल की जनरेशन को शायद पता भी ना हो इनका नाम, लेकिन जब से इनके नाम पर मूवी बनी और उसके बाद से फिर इनकी यादें तरोताजा हो गई। ये है उस मूवी का पोस्टर। क्या आपने ये मूवी देखी है, भाग मिल्खा भाग? ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट इन्होंने दे दी थी, ज्यादा पैसे नहीं लिए इन्होंने, बस केवल सम्मान में 1 रुपया लिया। 1 रुपया लिया था अपनी बायोपिक देने के लिए। तो ऐसे थे हमारे मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख। तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में। इनका नाम है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के बारे में कहा जाता है कि हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे ये। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक। आज हम कह देते हैं कि हम हिंदी प्रेमी हैं। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें हिंदी भाषा को मूल रूप से समर्थन किसने दिया था, तो सेठ गोविंद दास का नाम उसमें बखूबी आता है। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया था एक बार। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित यात्रा वृतांत, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, उसमें इन्होंने एक वर्णन किया है बुद्ध की मूर्ति का। 3 तल गुफा में स्थित बुद्ध की मूर्ति, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है अपने यात्रा वृतांत में। तो क्या आप बता सकते हैं उस बुद्ध की मूर्ति को वहां के स्थानीय लोग क्या मानकर पूजते हैं? अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। भगवान राम समझकर वो उस मूर्ति की पूजा करते हैं। सेठ गोविंद दास के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन शुरू किए गए, उन आंदोलनों में बहुत ही मुखरता से इन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है? और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति से हटकर संसद में इन्होंने हिंदी का पक्ष भरपूर तरीके से लिया। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 16 अक्टूबर 1896 को हुआ था। इन पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंस की दृष्टि से ये पूछा भी गया था। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट किरदार हैं हमारे इतिहास के। आज ही के दिन 18 जून 1974 को इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के मुंबई में। और 1961 में इनको फिर क्या दिया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करवाना हो तो इन्हीं का नाम
लिया जाता है, किस प्रकार से इन्होंने हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदी भाषा के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है। और ये एक अच्छे लेखक भी थे। कहा जाता है कि ये शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे, जो कि एक विदेशी लिटरेचर कार हैं। रोमियो जूलियट की कहानी आपने सुनी होगी, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और उनकी कई रचनाएं इन्होंने पढ़ी, उसके आधार पे इन्होंने रचनाएं भी लिखी। कहा जाता है कि इनकी रचना है, एक का नाम है सुरेंद्र सुंदरी। ठीक है। और इनकी रचना का नाम है व्यर्थ संदेह और कृष्ण कामिनी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। उपन्यास इन्होंने लिखे। ठीक है। होनहार नाम का भी उपन्यास इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं। वाणासुर प्राभव नाम का इन्होंने काव्य भी लिखा था। आज इनकी पुण्यतिथि है। जिनकी जयंती है, जिनका पुण्यतिथि है आज के दिन, हम उन सभी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे भारत को आज के इस भारत में कन्वर्ट करने में अहम भूमिका निभाई। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसे आप अटेम्प्ट कर लेना। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।